होते हैं सर। पी में एस में 4, 2, फिर 8, 8, फिर 18। बी में हाँ जी, 10, किसी एफ में भी 42, ये ई में 8, के में 18 और एन मैं में बताता हूँ 32। इसमें मेरी बात सुने। एक ऑर्बिटल में हमेशा मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या वो खाली होगा या उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 होंगे। तो जिस तरह ये पी जो ऑर्बिटल है इसमें 3 ऑर्बिटल हैं। पी सबशेल है, इसके अंदर 3 ऑर्बिटल हैं। तो हर एक में 2-2 इलेक्ट्रॉन जब आएंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें 6 हो जाएंगे। यानी पी जो सबशेल है इसमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं और हर ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस तरह ये 6 बन जाते हैं। और इस तरह जो डी सबशेल जो होता है ना उसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं और हर एक में 2-2 इलेक्ट्रॉन जब आएंगे तो इस तरह उसमें टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इस तरह जो एफ ऑर्बिटल है वो 7 किस्म का होता है और हर ऑर्बिटल में जब 2-2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो 7 × 2 14 हो जाएंगे। इस तरह एफ ऑर्बिटल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो इस तरह किसी भी एक जो ऑर्बिटल है जो जिसको हम ऑर्बिटल कहते हैं उसमें मैक्सिमम 2 होते हैं और जितनी उसकी किस्में हैं उतने उसमें इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इस तरह। तो ये पी जो है 3 किस्मों का है और इसमें 2-2 इलेक्ट्रॉन जब आएंगे तो पी सब शेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो ये शेप्स हैं एस ऑर्बिटल की और पी ऑर्बिटल की। तो अब ये है कि व्हाट आर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि ऑर्बिटल 2 तरह के हैं, यानी एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये हमने जो एस ऑर्बिटल पढ़ा है ये एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये जो पी ऑर्बिटल पढ़ा है ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है। इसके सेंटर में भी एक न्यूक्लियस होता है। और अब है ये डेफिनेशन के व्हाट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो एटॉमिक ऑर्बिटल जब एटमों में होते हैं और वो एटम आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो फिर एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो आपस में ओवरलैप करते हैं और ओवरलैप करने के बाद फिर बॉन्ड बनता है और बॉन्ड बनने के बाद फिर जो नए ऑर्बिटल बनते हैं उनको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और उनके सेंटर में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं। ये जो आपको स्लाइड नज़र आ रही है ये स्लाइड जो है इस स्लाइड के बाईं जानब आप देखें तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये जो स्लाइड आपको नज़र आ रही है इसके लेफ्ट साइड पर ये 2s 2p 2py 2pz लिखा हुआ है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है। और सेंटर में ये लिखा हुआ है हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल और दाईं जानब लिखा हुआ है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं जिनका नाम s है या px है या py है या pz है, ये पहले आपस में मिक्स अप होते हैं। यानी बॉन्ड बनाने से पहले ये ऑर्बिटल आपस में मिक्स अप होते हैं और मिक्स होने के बाद फिर नई किस्म के ऑर्बिटल बनते हैं जिनको हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, जो कि सेंटर में लिखे हुए हैं। ये सेंटर में जो लिखे हुए हैं ये हैं हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल फिर जब आपस में ओवरलैप करते हैं तो फिर बॉन्ड्स बनते हैं और वो बॉन्ड जो बनते हैं वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाते हैं। जैसे सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, पाई स्टार बॉन्ड है। इस तरीके से ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये सर लास्ट वाले का क्या नाम है? हमारा बताइए, आवाज नहीं आ रही। सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और लास्ट में कौन सा? लास्ट में है एन। एन का मतलब है नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। नॉन बॉन्डिंग जिसमें बॉन्ड नहीं बनाया। तो हाइब्रिड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फिर वो ऑर्बिटल हैं जो ओवरलैप यानी एटॉमिक ऑर्बिटलों के ओवरलैप करने से बनते हैं। दे आर नोन एज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनते हैं? फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। सो you have same number of molecular orbitals as the number of atomic orbitals which combine to form them.
यानी जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रोड्यूस होते हैं। और जितने एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो उनमें से आधे जो होते हैं वो लो एनर्जी वाले होते हैं और उन्हें हम कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और आधे जो हैं वो हायर एनर्जी वाले होते हैं एंड दे आर नोन एज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जैसा ये अगली डायग्राम में आपको नजर आ रहा है, ये 1s है और ये हाइड्रोजन का 1s है, ये हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन इस तरफ है। दो हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल जब ओवरलैप करेंगे तो एक लो एनर्जी वाला ये सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा और H सिंगल बॉन्ड H ये मॉलिक्यूल बन जाएगा और एक हाई एनर्जी वाला सिग्मा स्टार बन जाएगा बॉन्ड। इस तरह ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और जो सिग्मा स्टार बॉन्ड है ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो इस तरीके से जितने एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रोड्यूस होते हैं। तो ये था ओवरलैपिंग ऑफ s ऑर्बिटल। और अगली स्लाइड, यानी जब एटमों ने मिलके बॉन्ड बनाना होता है तो उनके जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं वो ओवरलैप करते हैं। जैसा ये यहाँ पे इस डायग्राम में शो किया गया है कि 1s ऑर्बिटल ऑफ, ये मैं इसको जरा बड़ा करता हूँ, ये आपको पॉइंटर नजर आ रहा है सबको? लेजर पॉइंटर नजर आ रहा है जी सर? जी सर। अच्छा, ये है यानी हाइड्रोजन का एक एटम, और हाइड्रोजन के एटम में आपको पता है सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है और उसको हम कहते हैं 1s। 1 को कहते हैं 1, ये पहला शेल है, ये 1 जो है ये पहले शेल को शो करता है और ये जो ये एरो का निशान है ये इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है। तो इस तरह एक हाइड्रोजन के एटम का ये उसका ऑर्बिटल है और ये उसका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है जी। इस तरह ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है और इसका ये इलेक्ट्रॉन है। तो ये उसका ऑर्बिटल एक हाइड्रोजन का और इसका दूसरे एटम का जो ऑर्बिटल है s, ये ओवरलैप करेंगे तो इस तरह ये नीचे वाला जो केमिकल बॉन्ड है ये जनरेट हो जाएगा s और s के ओवरलैप से। और ये है लो एनर्जी वाला, हम इसे कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये है सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड तब बनता है जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो, और ये सिग्मा स्टार बॉन्ड है और ये इसमें यानी एटमों के दरमियान ओवरलैपिंग यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे खाली जगह है। इससे जाहिर होता है कि ये इनकी एनर्जी इसकी ज़्यादा है और इसको हम कहते हैं सिग्मा स्टार बॉन्ड और इसका नाम है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल किस तरह बनता है। इसमें दोनों एटमों के s ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं और जब p ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हो तो फिर ये अगली डायग्राम आप देखें, ये है ये p ऑर्बिटल है और ये दूसरे एटम का p ऑर्बिटल है। तो ये जब पैरेलल ओवरलैपिंग करेंगे तो फिर जो बॉन्ड बनता है दैट इज नोन एज पाई बॉन्ड। सो पाई बॉन्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय पैरेलल ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल्स। और ये पाई स्टार बॉन्ड है, ये हाई एनर्जी वाला है, तो ये बॉन्ड जो है पाई बॉन्ड ये लो एनर्जी वाला है। तो सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय हेड टू हेड ओवरलैपिंग एंड पाई बॉन्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय पैरेलल ओवरलैपिंग ऑफ p एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और कुछ ऐसे ऑर्बिटल भी होते हैं जो ओवरलैपिंग में हिस्सा नहीं लेते, जो बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं लेते, दे आर नोन एज non-bonding orbitals. So non-bonding orbitals stay on their original atom during bonding. They do not form any bonding or anti-bonding orbital. और उनकी एनर्जी भी चेंज नहीं होती। और ये इसकी एनर्जी डायग्राम है। सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी सबसे लो है, उसके बाद पाई बॉन्ड की एनर्जी है और उसके बाद नॉन बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल हैं जिन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया उनकी एनर्जी है, और फिर उसके बाद ये पाई स्टार है, फिर सिग्मा स्टार है। तो सिग्मा स्टार की एनर्जी सबसे ज़्यादा है। अगर फर्ज करें यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हैं और ऊपर वाले लेवल खाली है ना, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन जो है ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके ना जंप करते रहते हैं, कभी n पर चले जाएंगे, कभी ये पाई स्टार पर चले जाएंगे और फिर वो एनर्जी जो है वो रिलीज करके वापस आएंगे। इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस।
तो ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो है ये हर कंपाउंड में होती रहती है, ठीक है ना। ठीक सर। तो बाज़ औक़ात हमें कुछ कंपाउंड रंगदार नज़र आते हैं, ये जिस तरह ये डाइज़ हैं, आप डाइज़ लगाएँगे कपड़ों को और वो सारे मॉलिक्यूल जो हैं वो कलर्ड होते हैं, रंगदार नज़र आते हैं। तो मॉलिक्यूल रंगदार नज़र क्यों आते हैं, मैं इसकी रीज़न आपको बता रहा था कि अगर ये जो यहाँ पे ऊपर वाली जगहों पे इलेक्ट्रॉन जंप करके वापस अपनी ओरिजिनल जगह पे जब आते हैं, तो फिर ये कुछ एनर्जी जो है वो खारिज करते हैं और वो एनर्जी जो है वो रेडिएशन की फॉर्म में होती है। अगर वो रेडिएशन जो है वो विज़िबल स्पेक्ट्रम में फ़ॉल कर रही हो, तो फिर वो मॉलिक्यूल जो है वो कलर्ड नज़र आता है। और अगर वो एनर्जी विज़िबल पार्ट में ना हो, मतलब यूवी की फॉर्म में हो या आईआर की फॉर्म में हो, तो ये ऐसे मॉलिक्यूल जो हैं वो फिर हमें कलरलेस नज़र आते हैं, कलर्ड नज़र नहीं आते। तो कलर्ड नज़र आने के लिए ज़रूरी है कि जो एनर्जी मॉलिक्यूल से खारिज हो रही है, वो विज़िबल पार्ट में फ़ॉल कर रही हो। उसकी जो वेवलेंथ है या उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, वो विज़िबल पार्ट में फ़ॉल कर रही है। ठीक है सर। अब ये बॉन्ड हमने पढ़ा था कल, कोवेलेंट बॉन्ड की मिसालें हमने पढ़ी थी। कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो 2 तरह का होता है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और एक मिसाल हमने पढ़ी थी आयनिक बॉन्ड की। तो आयनिक बॉन्ड में ये उनकी यानी ये डायग्राम के लिहाज से रिप्रेजेंटेशन है सिर्फ कि आयनिक बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन एक एटम से निकलकर दूसरे एटम पर मुश्तमिल दूसरे एटम पर ट्रांसफ़र हो जाता है। तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और जिस एटम पर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है वहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इस तरह ये कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन है आयनिक बॉन्ड में। और ये पॉजिटिव आयन और ये पूरा नेगेटिव आयन है। यहाँ के साथ यहाँ आप देखें, यहाँ पे वो सिग्मा नहीं लगा हुआ है यहाँ पे ना, और इधर भी सिग्मा नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ये पूरा पॉजिटिव चार्ज है और ये पूरा नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। तो इस तरह जब ये चार्जेस हैं तो इनके दरमियान लाजमी तौर पर अट्रैक्शन होगी और इसी अट्रैक्शन को हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। अब कोवेलेंट बॉन्ड जो है ये बनता है इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से और इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पर एक एटम से दूसरे एटम पर ट्रांसफ़र नहीं होते, ठीक है ना। तो इनके 2 एटमों के दरमियान इलेक्ट्रॉन मुश्तरक हो जाते हैं, शेयर हो जाते हैं। अगर ये शेयर्ड पेयर जो है वो एक एटम पर, जिस तरह यहाँ पर है, ये ज़्यादा रहे और शेयर्ड पेयर जो है दूसरे एटम पर कम रहे, तो फिर एक साइड पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जिस तरह ये साइड जो है दाईं तरफ ये पार्शियल नेगेटिव है और बाईं तरफ जो है ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। और इस तरह से जो बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड बनता है दैट इज नोन एज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वल रहे, दोनों तरफ बराबर रहे, तो फिर ये पार्शियल चार्जेस प्रोड्यूस नहीं होते। यानी जिस तरह यहाँ पार्शियल नेगेटिव लिखा हुआ है, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव या पार्शियल पॉजिटिव नहीं लिखा हुआ। इसकी वजह यह है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों तरफ बराबर है। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बराबर कब रहेगी? जब 2 एक जैसे एटमों के दरमियान बॉन्ड बना हुआ हो। जिस तरह अगर यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ भी हाइड्रोजन हो, तो H2 मॉलिक्यूल है, O2 मॉलिक्यूल है, Cl2 मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन का N2 मॉलिक्यूल है। इस तरह के जो मॉलिक्यूल हैं दे आर कॉल्ड एज नॉन पोलर मॉलिक्यूल और उनमें जो बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड दैट इज नोन एज नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो इस तरह ये बॉन्ड की पोलैरिटी की वजाहत यहाँ पे की गई है। मिसालें भी हमने कल इसकी डिस्कस की थी और अच्छी तरह मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। और यहाँ पे कल मैंने आपको बताया था कि अगर आपने ये पता करना हो कि 2 एटमों के दरमियान आयनिक बॉन्ड है या 2 एटमों के दरमियान पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है या नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वहाँ पे देख लें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क कितना है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क जो है वो 1.7 से ज़्यादा हो, तो फिर बॉन्ड आयनिक होगा और अगर 1.7 से डिफरेंस कम होगा, तो फिर बॉन्ड कोवेलेंट होगा। अब नॉन पोलर कोवेलेंट कब होगा और पोलर कोवेलेंट कब होगा? तो ये 0 से 0.3 तक अगर फ़र्क है तो फिर होगा नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अगर 0.3 से 1.7 के दरमियान फ़र्क हो, तो फिर बॉन्ड जो होगा वो पोलर कोवेलेंट होगा। और जैसे-जैसे ये यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क बढ़ेगा, बॉन्ड की पोलैरिटी उसकी बढ़ती जाएगी। यानी पार्शियल जो चार्जेज़ हैं, पार्शियल नेगेटिव चार्ज और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, उनकी स्ट्रेंथ जो है बढ़ती जाएगी। और ये 1.7 के बाद ऐसी स्टेज आएगी कि इलेक्ट्रॉन फिर मुकम्मल तौर पर ही एक एटम से दूसरे एटम पर शिफ्ट हो जाएगा।
और उसके बाद फिर हम जो बॉन्ड बनता है दैट इज कॉल्ड एज आयनिक बॉन्ड। ये कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ टर्म्स हैं। वैलेंस ऑफ कार्बन, ये कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड भी होता है और डबल बॉन्ड भी और ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन पे शेयर हो तो फिर हम इसे कहते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो तो फिर डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर अगर शेयर होते हैं देन इट इज नोन एज ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। हाउ टू राइट फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो इसके लिए हम इस तरह के ये फार्मूले लिखते हैं। CH3, जैसे ये ईथेन का मॉलिक्यूल है, ये इथाइल क्लोराइड है, और इसके लिए अभी अगर एक स्लाइड आ रही है वहाँ पे हम देखते हैं कि इनको कैसे लिखते हैं। ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड देयर शेप्स। इस तरह हम अगर उनके ऑर्बिटल भी वहाँ बना दें तो फिर हम उसे कहते हैं ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। और मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ बॉन्डिंग ये है कि कोवेलेंट बॉन्ड इज फाउंड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एन ऑर्बिटल ऑफ वन एटम विद एन ऑर्बिटल ऑफ द अदर एटम, यानी दोनों एटमों के जो ऑर्बिटल हैं वो ओवरलैप करते हैं तो फिर हम कहते हैं कि ये कोवेलेंट बॉन्ड बना है। और ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अभी हम पीछे पढ़ा है कि एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होते हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को ही हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड की हमने 2 किस्में पढ़ी हैं पीछे, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड जो है ये बनता है हेड टू हेड ओवरलैपिंग से, और पाई बॉन्ड जो है ये तब बनता है जब ऑर्बिटल की पैरेलल ओवरलैपिंग हो रही है। अभी हम यहाँ से शुरू करेंगे अब हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। तो इसके लिए हम कार्बन को एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे, क्योंकि कार्बन ही सबसे इम्पॉर्टेंट एक एटम है जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं। तो कार्बन जो है ये इसके टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनमें 2 इलेक्ट्रॉन जो है पहले शेल में है और उसमें s ऑर्बिटल है, और 4 इलेक्ट्रॉन जो है ये दूसरे शेल में। ये सारा जो है ये दूसरा शेल है जिसमें 2s और 2p लिखा हुआ है। उन 4 इलेक्ट्रॉनों में से 2 इलेक्ट्रॉन s में हैं और 2 इलेक्ट्रॉन p में हैं। इस p का एक ऑर्बिटल जो है ये खाली है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनों की तकसीम आपको नज़र आ रही है ये उस वक्त होती है जब कार्बन ग्राउंड स्टेट में हो, जब कार्बन का एटम ग्राउंड स्टेट में है और उसने अभी कोई बॉन्ड वगैरह अभी नहीं बनाया। तो इसी चीज़ को इस तरह भी लिख सकते हैं जिस तरह ये दाईं तरफ लिखा हुआ है, और यहाँ पर ये जो 1s को नीचे लिखा हुआ है, 2s को ऊपर लिखा हुआ है और 2p को इससे ऊपर लिखा हुआ है। तो ये एनर्जी के लिहाज से 1s की एनर्जी कम है, 2s की एनर्जी जो है वो ज़्यादा है, 2p की और ज़्यादा है। तो जिनकी एनर्जी ज़्यादा है उनको ऊपर लिखा हुआ है, जिनकी एनर्जी कम है उनको नीचे लिखा हुआ है। तो ये एनर्जी के लिहाज से इनकी ये जो ऊंचाई है ये एनर्जी के लिहाज से है। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी कि हाइब्रिडाइजेशन जो है ये है मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जीज टू प्रोड्यूस हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी, यानी मुख्तलिफ एनर्जी वाले जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं वो मिक्सअप हो जाएंगे और उनसे सेम एनर्जी वाले नए ऑर्बिटल बनेंगे जिनको हम कहते हैं हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल। अब ये डायग्राम आपको अभी बताएगी कि ये हाइब्रिडाइजेशन क्या है। ये देखें, ये 2s ऑर्बिटल है कार्बन का और ये 2p ऑर्बिटल है, इनकी एनर्जी डिफरेंट है। s जो है ये नीचे लिखा है और p को ऊपर लिखा हुआ है। ये जब मिक्सअप होंगे तो फिर ये कितने मिक्सअप हो रहे हैं, टोटल 4 मिक्सअप हो रहे हैं, एक s है और 3 p वाले हैं। तो 4 ही नए ऑर्बिटल बनेंगे। इस तरफ आप यहाँ देखें दाईं तरफ, इधर जो ऑर्बिटल नजर आ रहे हैं ये भी 4 ही हैं और ये एक ही लेवल पर है। ये इनका लेवल डिफरेंट है क्योंकि इनकी एनर्जी डिफरेंट है, और ये चारों एक ही लेवल पर लिख दिए हैं क्योंकि इनकी एनर्जी अब सेम है। अब इसमें जो नंबर 1 है इसका नाम क्या होगा, तो बताएंगे। अब इसका नाम S नहीं होगा, ना ही इसका नाम P होगा, क्योंकि अब ये मिक्स हो गए हैं ना, S और P मिक्स अप हो गए हैं। ये जो बाईं जानब लिखे हुए थे S और P ये मिक्स हो गए हैं। और कितने मिक्स हो गए हैं, एक S था 3 P थे। हाँ, एक S है और 3 P, इसी वजह से इसका नाम sp3 है।
sp3 जो इस नाम रखा है हमने इसी वजह से रखा है कि 3 p इसमें शामिल हुए हैं और एक इसमें s शामिल हुआ है। अब ये जो नंबर 1 है इसका नाम भी sp3 है, ये नंबर 2 का नाम भी sp3 है, नंबर 3 का नाम भी sp3 है और नंबर 4 का नाम भी sp3 है। इस तरह टोटल 4 हैं ये sp3, हर एक का नाम sp3 है। और अगर इस तरह लिखना हो तो फिर ये इस तरह हम ये अलग अलग ऑर्बिटल हैं और जब ये मिक्सअप होंगे तो फिर ये इस तरीके से अलग अलग हम लिख देंगे इनको और इनके एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। टोटल 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे थे और 4 ही अब यहाँ पे हैं और अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अलग अलग ऑर्बिटलों में रहेंगे और उनकी जो स्पिन है वो भी सेम होगी अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल। हुन्स रूल के मुताबिक ये अलग अलग ऑर्बिटों में रहेंगे एंड दे हैव द सेम स्पिन। और यहाँ पर ये जो नीचे नाम लिखा हुआ है 2s, ये नहीं होगा, इसका नाम sp3 है। ये मैं ठीक करके आपको भेज दूंगा। इसका नाम भी sp3 है, इसका नाम भी sp3 है। ये इनके नाम sp3 होने चाहिए क्योंकि मिक्सअप होने के बाद इनके नाम s नहीं होगा इनका नाम और p भी नहीं होगा, इनका नाम sp3 होगा। और ये उनकी अब शेप है। यहाँ पे सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पे दिखाया गया है कि ये मिक्सअप किस तरह होते हैं। अब इनकी शेप किस तरह होती है ये यहाँ पे दिखाया गया है। ये नीचे p ऑर्बिटल है, इनकी शेप डम्बल है और ये s ऑर्बिटल है। जब ये मिक्स होंगे तो फिर ये बनते हैं sp3 ऑर्बिटल। ये जो एक लोब है, दूसरा लोब ये है, तीसरा लोब ये है, चौथा जो किनारा है वो ये है, ये 4 sp3 हैं। और इसमें आप देख लें कि इनकी जो शेप है वो ना ये वो स्फेरिकल है और ना ही डम्बल है, ये एक अलग ही शेप है। और इनकी आपस में जो अरेंजमेंट है वो है टेट्राहीड्रल। ये शेप जो है ये कहलाती है टेट्राहीड्रल शेप। अब ये आपको यहाँ अभी नजर ये आएगा कि sp3 ऑर्बिटल कैसे बनता है। तो इस डायग्राम में ये जो सफेद रंग का स्फीयर है दरमियान में ये s ऑर्बिटल है और ये जो ये 2p ऑर्बिटल है, ये px ऑर्बिटल है और ये वर्टिकल जो है ये pz ऑर्बिटल है। तो इस तरह ये टोटल 4 ऑर्बिटल हैं। p ऑर्बिटल के 2 लोब्स होते हैं इसलिए आपको ये अलग अलग लोब्स नजर आ रहे हैं। तो इनके मिक्स होने से ये बन गया sp3। अब हर एक लोब जो है ये sp3 है और इनकी अरेंजमेंट जो है ये आपस में टेट्राहीड्रल है। इसको आप दोबारा जरा देख लें, ये अभी ओरिजिनल फॉर्म में है ये एटॉमिक ऑर्बिटल, ये px py pz और s एटॉमिक ऑर्बिटल हैं और ये बन गया मॉलिक्यूलर हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं और पीछे जो थे वो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल थे और ये x जो है ये समझ लें कि ये न्यूक्लियस है। तो ये शेप आपको जो नजर आ रही है इट इज नोन एज टेट्राहीड्रल शेप। जिसमें सेंटर में यहाँ पर ये कार्बन का एटम है और ये उसका sp3 ऑर्बिटल है, ये दूसरा sp3 ऑर्बिटल है, ये तीसरा sp3 ऑर्बिटल है और ये चौथा sp3 ऑर्बिटल है। और इसके साथ हाइड्रोजन का एटम, ये सफेद रंग का जो बाल है ये हाइड्रोजन का एटम है, इसने ओवरलैप किया यानी कार्बन का sp3 ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, दे विल ओवरलैप टू प्रोड्यूस दिस सिग्मा बॉन्ड। इसका एक सिग्मा बॉन्ड C और H के दरमियान यहाँ बन गया, दूसरा सिग्मा बॉन्ड यहाँ बन गया, तीसरा इधर और चौथा इधर। और ये इसे हम कहते हैं बॉल एंड स्टिक मॉडल, यानी दो एटमों के दरमियान बॉन्ड को जाहिर करने के लिए हमने यहाँ पे एक लाइन लगा दी हुई है, स्टिक लगा दी हुई है, वरना एक्चुअल मॉलिक्यूलों में हाँ जी इथेन CH4 ये मीथेन का मॉलिक्यूल है, CH4 का मॉलिक्यूल है ये। इसमें सेंटर में कार्बन का एटम है और ये 4 हाइड्रोजन के एटम है। और मैं ये बता रहा हूँ कि मॉलिक्यूल को जाहिर करने के लिए ये एक तरीक़ाकार है जिसके हम कहते हैं बॉल एंड स्टिक मॉडल। इसमें दो एटमों के दरमियान हम एक इस तरह की स्टिक शो करते हैं जो कि
कोवेलेंट बॉन्ड को ज़ाहिर करती है, लेकिन एक्चुअली इस तरह नहीं होता। यानी वहाँ पे दो एटमों के दरमियान कोई रॉड वगैरह यहाँ वहाँ पे नहीं लगा होता, कोई स्टिक वहाँ नहीं लगी होती। और एक्चुअली ये दाईं तरफ आपको जो नज़र आ रहा है, ये स्पेस फिल मॉडल इसे कहते हैं। इस तरह होता है, यानी स्फीयर्स होते हैं जो आपस में अटैच हुए होते हैं। तो ये अभी आपको मैं एक और मॉडल दिखाता हूँ जिससे आपको समझ आ जाएगी कि ये किस तरीके से होते हैं ये मालिक्यूल। ये स्लाइड नज़र आ रही है आपको जी? जी सर। जी सर। जी सर। अब ये है ईथेन का मालिक्यूल है, ये बॉल एंड स्टिक मॉडल है। ये इसमें हर कार्बन टेट्राहीड्रल है और आपको ये नज़र आ रहा होगा कि ये एंगल जो है 109 का, ये हर एंगल यहाँ पर 109 का है। ये कार्बन और कार्बन के दरमियान में जो स्टिक लगी हुई है ये सिग्मा बॉन्ड है जो कि sp3 और sp3 के दरमियान बना है। sp3 ऑर्बिटल ऑफ वन कार्बन ओवरलैप्ड विद द sp3 ऑर्बिटल ऑफ सेकंड कार्बन। और ये सफेद रंग के जो बॉल्स हैं ये हाइड्रोजन के एटम है। तो ये है टेट्राहीड्रल ये शेप। जो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड है वो हाँ जी। पाई बॉन्ड है? नहीं, पाई बॉन्ड जो है वो बनेगा जब डबल बॉन्ड होगा। जब किसी भी दो एटमों के दरमियान डबल बॉन्ड होगा तो फिर उसमें एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। अगर बॉन्ड सिंगल है ना तो फिर हमेशा वो सिग्मा बॉन्ड होता है, पाई नहीं होता वो। ये एक निशानी है, ये पॉइंट है याद रखने के लिए कि पाई बॉन्ड कब बनेगा। पाई बॉन्ड बनता है जब पैरेलल ओवरलैपिंग होती है और पैरेलल ओवरलैपिंग से पहले हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो चुकी होती है, यानी पहले सिग्मा बॉन्ड बन चुका होता है, उसके बाद बारी आती है पी ऑर्बिटलों के पैरेलल ओवरलैपिंग की, और उसकी ओवरलैपिंग से फिर वो जो बॉन्ड बनता है ना वो डबल बॉन्ड होता है वो। यानी सिंगल बॉन्ड में हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड में और ट्रिपल बॉन्ड के अंदर ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई बॉन्ड होंगे और एक उसमें और एक सिग्मा बॉन्ड होगा। सिग्मा बॉन्ड। और डबल बॉन्ड के अंदर एक यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड होगा। ठीक है जी। पाई बॉन्ड होगा, ठीक सर, गॉट इट। तो पाई बॉन्ड की आपने जब भी आइडेंटिफिकेशन करनी हो तो आप पहले ये देखें कि एटमों के दरमियान डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है कि नहीं। अगर वहाँ पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो फिर सारे सिग्मा बॉन्ड होंगे। तो जहाँ जहाँ पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड है उनमें से एक तो सिग्मा बॉन्ड होगा लाजमी तौर पर और बाकी जो है वो पाई बॉन्ड होंगे। ठीक हो गया जी? जी सर। जी सर ठीक। अब ये जो अभी स्लाइड आपको नजर आ रही है ये वही जो पहले मैं आपको दिखा रहा था। ये मीथेन का मॉलिक्यूल है और ये है ईथेन जो मैंने अभी आपको वहाँ पे मॉडल दिखाया अभी आपको मैंने। ये सी जी सर। अब ये देखें ये जो ग्रीन कलर के जो ऑर्बिटल हैं ये sp3 ऑर्बिटल हैं कार्बन एटमों के। यानी ये जो बाईं तरफ वाली कार्बन है इसका एक sp3 ऑर्बिटल ये है, दूसरा sp3 ये है, तीसरा sp3 ये है और चौथा sp3 ये है। तो इस तरह जो दाईं तरफ वाली कार्बन है उसका sp3 जो है वो इस बाईं तरफ वाली कार्बन के sp3 से हेड टू हेड ओवरलैप कर चुका है और इससे बन जाएगा सिग्मा बॉन्ड। अब जो हाइड्रोजन के एटम है इनके ऑर्बिटलों को ये येलो स्फीयर से दिखाया गया है। येलो जो दायरा है ये हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल है। तो हाइड्रोजन का जो एस ऑर्बिटल है ये ओवरलैप कर रहा है कार्बन के sp3 ऑर्बिटल से। तो इस तरह टोटल 6 हाइड्रोजन है और 6 ही यहाँ पर ये एटॉमिक ऑर्बिटल जो है ये कार्बन के ये ओवरलैप कर रहे हैं। इस तरह यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा ये C और H के दरमियान। इस तरह टोटल 6 सिग्मा बॉन्ड है कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान और एक सिग्मा बॉन्ड है दोनों कार्बन एटमों के दरमियान। ठीक है जी। तो इसका मॉडल मैंने आपको वहाँ दिखा दिया और ये उसकी ऑर्बिटल डायग्राम। ये जो स्फीयर्स के साथ डायग्राम है ना इसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। और ये जो लाइनें लगा के यहाँ पे ये शक्ल दिखाई गई है ये उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। और बाज़ का हम इसको इकट्ठा ले लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो इस तरीके से भी ठीक है। जी सर।
ये मालिक्यूल को यानी प्रेजेंट करने के लिए मुख्तलिफ तरीके हैं। ये जो बड़ी डायग्राम है ना, ये उसके यानी बॉन्ड्स को ओवरलैपिंग को शो कर रही है, और ऊपर वाली जो डायग्राम है ये सिर्फ इसमें यानी सिंपल है, ये सिंप्लीफिकेशन है जी। सिग्मा बॉन्ड कितने 7? ये टोटल 7 सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड कोई नहीं है यहाँ पे ना। पाई बॉन्ड की निशानी मैंने बताई थी कि अगर डबल बॉन्ड होगा तो फिर पाई बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। डबल बॉन्ड होगा तो तब जी सर। हाँ, यहाँ पे सारे सिंगल बॉन्ड है, इसलिए सारे सिग्मा बॉन्ड है। तो ये थी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जिस तरह नाम से जाहिर है कि यहाँ पर p ऑर्बिटल जो है वो 2 हिस्सा लेंगे आपस में। p के ऊपर यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो p चूंकि 3 होते हैं तो एक p ऑर्बिटल हिस्सा नहीं लेगा मिक्सिंग के दरमियान। जब मिक्सिंग होगी तो एक p ऑर्बिटल जो है वो अलग रहेगा, वो हिस्सा नहीं लेगा। तो p के 2 ऑर्बिटल और एक s का ऑर्बिटल ये मिक्स हो जाएंगे। जैसा ये है, ये 2p ऑर्बिटल 2 हैं, 2 ये हैं और एक ये है, ये तीनों मिक्स हो जाएंगे आपस में। और जो सबसे टॉप पर है p ऑर्बिटल, ये हिस्सा नहीं लेगा मिक्सिंग में। इस तरह मिक्स होने के बाद जो नए ऑर्बिटल बने हैं वो ये हैं, और जिसने मिक्सिंग में हिस्सा नहीं लिया वो अलहदा पड़ा हुआ है ऊपर। ये कोई भी p हो सकता है, यानी px भी हो सकता है, py भी या pz भी, कोई इट मे बी एनी p ऑर्बिटल। और अब ये जो ऑर्बिटल है जिसके नीचे 1 2 3 लिखा हुआ है, अब इनका नाम जो है ना, ये इनका नाम अब s भी नहीं होगा और p भी नहीं होगा, क्योंकि अब ये मिक्स हो चुके हैं। अब इनका नाम जो है ये होगा sp2, जैसा ये नीचे आप लिखा हुआ है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और ये जो ऊपर सफेद रंग का है इसका नाम क्या होगा? 2p कोई भी। हाँ, 2p कोई भी p, यानी p खा px है, py pz, इनमें से कोई एक ये है। और जो मिक्सिंग में हिस्सा ले चुके हैं और एक s है उसमें और 2 p हैं, उनके मिलने से ये चीज बन चुकी है। अच्छा, अब ये है कि इनकी आपस में जो अरेंजमेंट है वो कैसी होती है। अब उसके लिए ये है कि ये एक ही प्लेन में होते हैं। ये जिस तरह जो टेट्राहेड्रल थे वो एक प्लेन में नहीं थे, ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, और इनका आपस में जो एंगल है वो 120 का होता है। अभी अगली डायग्राम में नजर आ जाएगा आपको। ये है डायग्राम, देखिए ये कार्बन जो है आपको बाईं जाने वाली नजर आ रही है। इसमें एक उसका ऑर्बिटल इस तरफ होगा sp2, और दूसरा यहाँ पर होगा इस तरफ, और तीसरा यहाँ पर होगा, और इनके दरमियान जो एंगल है वो 120 का होगा। ठीक है जी। और जिस तरह ये आपको नीचे वाली डायग्राम में ये जो ग्रीन कलर का है ये sp2 ऑर्बिटल है इस कार्बन का, और इस तरह ये वाला sp2 ऑर्बिटल है दूसरा, और ये जो है ये तीसरा sp2 ऑर्बिटल है। और जो रेड कलर का है ऑर्बिटल है ये इनके वर्टिकल है 90 के एंगल पर, और ये अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है जिसने मिक्सिंग में हिस्सा नहीं लिया था। तो इस तरह ये एक कार्बन है और ये उसी तरह की दूसरी कार्बन है। अब ये ईथीन का मॉलिक्यूल जो है इसकी अभी हम यहाँ पे फॉर्मेशन देखेंगे। ईथीन के मॉलिक्यूल में ये प्रोसेस होता है, यानी sp2 हाइब्रिडाइजेशन का जो काम है ये ईथीन के मॉलिक्यूल में होता है। मीथेन में या ईथेन में नहीं होता, क्योंकि वहाँ सारे बॉन्ड सिंगल हैं। तो जिस एटम के सारे बॉन्ड सिंगल हों उसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है sp3 होगी, और जिस एटम का एक डबल बॉन्ड है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी। जिस तरह आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो कार्बन है इसका ये एक डबल बॉन्ड बना हुआ है, तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन जो है sp2 होगी। इसी तरह जो दाईं जाने वाली कार्बन है इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी, क्योंकि एक डबल बॉन्ड इसका भी है। तो ये जो नीचे वाली डायग्राम है ये है ऑर्बिटल डायग्राम, जो कि ऑर्बिटल्स की शेप को जाहिर करती है, उनके दरमियान जो एंगल्स हैं उनको जाहिर करती है, और ये बता रही है कि किस तरीके से ये ओवरलैपिंग हो रही है। तो ये जो ग्रीन ऑर्बिटल्स हैं ये हैं sp2 ऑर्बिटल। ठीक है जी। इनमें आप एंगल को देखें तो आप देखेंगे कि ये तकरीबन 120 का एंगल है। और जो रेड ऑर्बिटल है ये कौन सा है? ये वो ऑर्बिटल है जिसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया, अनहाइब्रिडाइज्ड।
तो जब दोनों कार्बन के sp3 ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे हेड टू हेड, तो सिग्मा बॉन्ड फिर बन जाएगा। और उसके बाद ये जो रेड ऑर्बिटल हैं ये आपस में अब पैरेलल आ गए। ये रेड ऑर्बिटल आपस में पैरेलल तब आएंगे जब ये sp3 ओवरलैपिंग हो चुकी होगी और सिग्मा बॉन्ड बन चुका होगा। तो अब ये रेड ऑर्बिटल जो है ये पैरेलल ओवरलैपिंग कर रहे हैं और इसका आधा हिस्सा ऊपर होता है और आधा नीचे होता है, क्योंकि पी ऑर्बिटल के दो लोब होते हैं ना, तो दो लोब्स में एक लोब नीचे की तरफ है इनका और एक लोब ऊपर है। तो इस तरह ये पाई बॉन्ड जो है इसकी कुछ यानी इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी कुछ ऊपर और कुछ नीचे, इस तरह सिग्मा बॉन्ड दरमियान में सैंडविच बन जाता है। सिग्मा बॉन्ड जो है ये पाई इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड है उसके दरमियान में सैंडविच हो जाता है। और बाकी रह गए ये जो कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड हैं, ये हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल है और कार्बन का sp2 ऑर्बिटल है। तो इनकी ओवरलैपिंग से जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा ये कहलाएगा sp3s ओवरलैप वाला सिग्मा बॉन्ड। इस तरह एक सिग्मा बॉन्ड ये है और इसी तरह के दो सिग्मा बॉन्ड इस तरफ हैं। तो इस तरह कार्बन और हाइड्रोजनों के दरमियान 4 सिग्मा बॉन्ड हैं, कार्बन और कार्बन के दरमियान एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। तो इस तरीके से ये होती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और ये पाई बॉन्ड एक हो गए तो सर बस करें सर, फर्स्ट डे आज बस कर दें। ये अभी सवाल क्या किया आपने? पाई बॉन्ड एक ही होगा? हाँ जी, पाई बॉन्ड एक है, क्योंकि आप यहाँ देखें असल तो ये मालिक्यूल है ना, ठीक है ना। और इसको सिंपलीफाइड फॉर्म में ये अगली डायग्राम में ज़ाहिर किया गया है। यानी सिग्मा बॉन्ड्स की जगह लाइनें लगाई गई हैं और पाई बॉन्ड के को शो करने के लिए ये ऑर्बिटल को शो किया गया है। तो इस तरह जो सिग्मा बॉन्ड्स थे वो सिंपल ये लाइनों से ज़ाहिर किए गए हैं। और ये जो वेज शेप्ड लाइन है और ये डॉटेड लाइन है ये शो कर रही है कि ये उभरा हुआ है टूवर्ड्स यू, और जो एच डॉटेड लाइन है ये अवे फ्रॉम द यानी जहाँ पे आप बैठे हुए हैं उससे अवे है ये। तो ये सिर्फ जाहिर करने के लिए है कि जो बॉन्ड अवे हो यानी बिलो द प्लेन हो उसको डॉटेड लाइन से जाहिर कर देते हैं। प्लेन जो है ये कागज़ की प्लेन है या बोर्ड की प्लेन है, तो इस प्लेन के अबव जो है वो हम उसको बना लेते हैं, ये मोटा बॉन्ड बना लेते हैं, और जो बिलो द प्लेन हो उसको हम डॉटेड लाइन से शो कर देते हैं। तो बस फिर ये ख़त्म करता हूँ मैं। sp3 हमने पढ़ लिया, sp2 पढ़ लिया, अभी ये उसी तरह से ये sp है। तो sp में जिस तरह ये उसकी मिलती जुलती है ना, इसलिए उसके साथ अब छोड़ दी तो फिर कल मुझे दोबारा वो sp2 पढ़ानी पड़ेगी, sp3 पढ़ानी पड़ेगी। इसलिए इसमें ना सिर्फ ये एक ही फ़र्क है, अब यहाँ पे सिर्फ एक p है और एक s है बस। तो दो जो p हैं वो हिस्सा नहीं लेंगे। जिस तरह sp2 में था ना उसमें एक p ऐसा नहीं लिया था, अब यहाँ पे दो p ऑर्बिटल जो वो हिस्सा नहीं ले रहे, तो बस ये फ़र्क है। और जो आपस में बॉन्ड मिक्स हो रहे हैं उनका वो उनके ये दो ऑर्बिटल बन गए हैं और इनमें किसी का नाम s नहीं है, किसी का नाम अब p नहीं है, इनका नाम sp होगा। इसके नीचे ये sp लिखा हुआ है, ये भी sp है और जो दूसरा जो है ये भी sp है, क्योंकि इसमें एक s है और एक p है। और जो अनहाइब्रिडाइज्ड हैं वो ये ऊपर हैं और इनमें ये कोई भी हो सकता है px या py या pz। तो इस तरह दो p ऑर्बिटल जो है ये अनयूज्ड हैं और एक p ऑर्बिटल और एक s जो है इनकी मिक्सिंग हुई है। तो अब इनका आपस में एंगल क्या होगा, इनकी जो यानी ओरिएंटेशन है वो 180 के एंगल पे होंगे ये, क्योंकि ये सिर्फ दो 180 का एंगल होगा। ये सिर्फ ये दो ऑर्बिटल हैं तो ये आपस में एक दूसरे से मैक्सिमम फासले पे 180 के एंगल पे एग्जिस्ट करेंगे। और इसको डायग्राम के लिहाज से यहाँ शो किया गया है। ये जो ये वाला ऑर्बिटल है जो ग्रीन और ये जो येलो है ये sp ऑर्बिटल हैं, और ब्लू जो है ये अनहाइब्रिडाइज्ड py इसको कह लें, और ये जो रेड है ये अनहाइब्रिडाइज्ड pz है। तो जब ये यानी दो कार्बन एटम आपस में बॉन्ड बनाने के लिए करीब आएंगे तो ये sp ऑर्बिटल ऑफ वन कार्बन विल कंबाइन विद sp ऑर्बिटल ऑफ द सेकंड कार्बन। और इस तरह ये जो येलो एरिया है ये कौन से बॉन्ड को शो करेगा, ये सिग्मा बॉन्ड को शो करेगा।
क्योंकि ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग है। जब ये सिग्मा और बॉन्ड इसमें बन दो जाएगा, पाई बॉन्ड हो। हाँ जी, फिर ये जो रेड ऑर्बिटल हैं ये आपस में पैरेलल आ जाएंगे और जो ब्लू ऑर्बिटल हैं ये आपस में पैरेलल आ जाएंगे। यानी ब्लू ऑर्बिटल जो है ये एक है पी वाई और जो ये रेड है ये पी जेड है। तो जब ये दोनों ऑर्बिटल आपस में पैरेलल होंगे तो फिर ये दो पाई बॉन्ड बनेंगे। तो इस तरह ये ऊपर देखें, ये जो सिंप्लीफाइड डायग्राम है इसमें दो कार्बनों के दरमियान ये ट्रिपल बॉन्ड है, जिसमें एक इनमें से सिग्मा बॉन्ड है और दो इसमें से पाई बॉन्ड है। तो इस तरह सिग्मा बॉन्ड जो है इसके तो तीन हाँ जी तीन सिग्मा बॉन्ड और दो पाई बॉन्ड होंगे। हाँ जी, अगर आप टोटल देखें तो टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन मैं सिर्फ कार्बनों के दरमियान की बात कर रहा हूँ कि कार्बनों के दरमियान में एक सिग्मा बॉन्ड है और दो पाई बॉन्ड है। तो जहाँ भी ट्रिपल बॉन्ड होगा ना, जब भी दो एटमों के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हमेशा उसमें से यानी एक जो है वो सिग्मा बॉन्ड होगा और दो उसमें पाई बॉन्ड होंगे। जब दो एटमों के दरमियान डबल बॉन्ड होगा उस वक्त एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड होगा। ठीक है, अगर सिंगल बॉन्ड है दो एटमों के दरमियान तो वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगा। ये बात आप अच्छी तरह ध्यान में बिठा लें। और जब डबल बॉन्ड होगा तो फिर जो हाइब्रिडाइजेशन है sp2 होगी। अगर किसी एटम का बॉन्ड ट्रिपल बना हुआ है तो फिर उस एटम की हाइब्रिडाइजेशन sp होगी। अगर किसी एटम के सारे बॉन्ड सिंगल हैं, कोई बॉन्ड उसमें यानी डबल या ट्रिपल नहीं है, तो फिर sp3 होगी। तो अब आप मुझे बताएं कि वाटर के अंदर आपने उसका स्ट्रक्चर देखा हुआ है, उसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, sp है या sp2 है या sp3 है? sp3 सर। वो sp3 हाइड्रोजन की होगी या ऑक्सीजन की होगी? sp3 हाइड्रोजन एटम की होगी। हाइड्रोजन एटम की कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? sp हो गया बेटे हाइड्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी, क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही ऑर्बिटल है ना, तो एक ऑर्बिटल किससे मिक्सअप होगा? उसका कोई भी नहीं होगा। हाँ, उसकी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी जी सर। क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कि ऑर्बिटलों का मिक्सअप होना। मिक्सअप तभी होंगे ना जब दो ऑर्बिटल होंगे या तीन होंगे या चार होंगे तो मिक्सअप होंगे ना। इस तरह हाइड्रोजन के अंदर जो है ना वो सिर्फ 1s है और कोई ऑर्बिटल नहीं है वहां पे। तो इसलिए हाइब्रिडाइजेशन का हमें यहाँ पे हाइड्रोजन का जो ऑर्बिटल है ये हमने 1s लिखा हुआ है यहाँ पे, इसकी हाइब्रिडेशन नहीं होगी। और कार्बन की जो है ये यहाँ पे हाइब्रिडेशन है, ये sp है और रेड जो है ये अनहाइब्रिडाइज्ड है। तो इस तरीके से ये हाइब्रिडेशन का प्रोसेस मुकम्मल होता है। एग्जांपल और दे देना किसी के ज़हन में हो तो कर लें, शाबाश। सर एक आधी और एग्जांपल एक मिसाल में और यहाँ पे लिखता हूँ ताकि जरा थोड़ा सा आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। सर कल कर लेंगे सर, बाकी सर सुबह से पढ़ कल ही करेंगे बेटे, कल ही करेंगे, लेकिन ये अभी आज जो पढ़ा है ना उसका तो हम उसको रिवाइज कर लेना। खाना भी खाना सर, अभी खाया ही कोई नहीं सुबह से। 10 मिनट ऊपर क्या हुआ है? मैं सिर्फ थोड़ी सी आपको ये रिवीजन करा देता हूँ, एक दो मिसालों के बाद खत्म कर देते हैं। ठीक है, अभी देखें ये एक मॉलिक्यूल मैं बना रहा हूँ, इसका मुझे बताएंगे कि ये इसका नाम क्या है और इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है। NH ये है अमोनिया। तो इसमें बताएं कि नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी? sp3 सर। sp3 क्योंकि इसके सारे बॉन्ड सिंगल हैं, इसलिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है ये sp3 है। सर इसके तो 5 नहीं लगते। हाँ क्या चीज?
ये लोन पेयर है, इसके ऊपर बचा हुआ है। ये सर वो ही मैं कह रहा था लोन। एक लोन पेयर होता है और 3 नाइट्रोजन सिग्मा बॉन्ड है, और इस तरीके से ये इसका मॉलिक्यूल पूरा हो जाता है।